वेलकम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और बड़ी ऑनर की बात है, इंशाल्लाह आज बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पोएट भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, एक्टर भी हैं, दास्तान गो भी हैं। आपने अभी इनको रिसेंटली बॉम्बे बेगम्स में देखा होगा, या पहले आपने ताजमहल में, पीपी लाइफ में, न्यूटन में, कई जगह देखा होगा, या अगर आप बाकी थिएटर के शौकीन हैं तो आपने इनको शायद लाइव भी देखा हो। ये ऑनर शायद आपको नसीब हुआ हो। मिस्टर दानिश हुसैन, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much, Gayas. Sorry, should I call you Gayas or should I call you with your other name? सर आपकी मर्जी है, आप जो बुलाना चाहें, आप कुछ भी बुला लें, यही हमारे लिए एजाज की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। आदमी को उसी नाम से पुकारना चाहिए जिस नाम से उसको अच्छा लगता है। तो मैं आपको तो फिर शहजाद तो बैटमैन कह ले सर। वो मुझे सबसे पसंद। तो बैटमैन में लोग कहीं आप ब्रूस वेन ना समझ लें। तो मैं शहजाद ही कहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। बहुत अच्छा लगता है, बहुत एजाज की बात है। और आजकल के दौर में आदमी कोई किसी को सुनने के लिए तैयार है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ है कि भाई कम से कम किसी ने दिलचस्पी रखी और मुझसे बात करना चाहता है। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत खिदमत पेशानी से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई एम हियर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक इनवाइटिंग मी। सर, आई थिंक हमारा, हम जैसे लोगों का जो थोड़े आउटस्पोकन है, थोड़ा फायदा हो गया है कि ये चीज़ें जूम पर हो रही हैं, तो जो सुनने की बर्दाश्त नहीं लगता वो कम से कम अपना टीवी या कंप्यूटर तोड़ सकता है। लाइव में तो बड़ा खतरे होते हैं ना। सामने सामने बैठा है, कुछ मार ही ना दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग रीजनेबल होते हैं। अगर कुछ ऐसे उनसे कहा जाए तो जो बात उनके दिल पे असर करे तो लोग जो हैं वो मान जाते हैं, वो समझ जाते हैं। उस वहां तक नहीं पहुंचते जहां वो ज़दुकोप पे उतर आए। सर इस पर आते हैं, पहले आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि हम तो बाहर हैं, हम तो देख रहे हैं इंडिया में जिस तरह केसेस राइज हो रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश योर मदर गेट्स वेल सून। उनको अभी कोविड हुआ हुआ है। कैसे है सर इंडिया में हालात? हम जब बाहर से देख रहे हैं हमें तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड नज़र आ रहा है। एंड माई एब्सोल्यूट लव गोज टू एवरी इंडियन हु सफरिंग फ्रॉम दिस। होप ये पैंडेमिक हम इसको पीछे कर सकें और आप लोग सब खुश रहें। बट सर कैसे हैं इस वक्त कोविड के हालात इंडिया में? ये हालात जो हैं वो परेशान कुन हैं। ऐसी बात नहीं है। सेकेंड वेव बहुत बुरी तरह से आई है। लेकिन ये भी है कि लोगों के अंदर एक जज्बा है और लोगों की मदद करने का। और सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी ज़राए जो हैं लोगों के पास, उनके ज़रिए हर तरह से आदमी जो है कोशिश कर रहा है, मदद कर रहा है लोगों की। एंड लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि ये कोई देखिए, पहले जो है एक वेरिएंट आया, फिर दूसरा म्यूटेंट आ गया, फिर और वेरिएंट आ गया, तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, घातक है। और इससे पहले कि आप उस पर काबू पाए, वो कुछ और एक वेरिएशन लेके, अपना एक म्यूटेंट स्ट्रेन लेके आ जाता है। तो लोग भी अब एहतियात बरतना शुरू कर रहे हैं। और अब क्या है कि एक साइकिल है। तो अब जो फैल चुका है वो तो फैल चुका है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा पीक से हम 10 दिन दूर हैं, 15 दिन दूर हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो कोशिशें हैं लोगों की, सरकार की, और जिस तरह से हर आदमी एहतियात बरत रहा है, अब जो मुब्तला है वो तो मुब्तला है, उनके लिए यही है कि वो शफायाब हो जल्दी से, और उनकी बीमारी दूर हो और वो सेहत जो है वो हासिल करें। और जो लोग नहीं अभी इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं अभी तक, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें। और लोग एहतियात बरत रहे हैं। लोगों की समझ में आ गया है कि फालतू ना निकलें बाहर, फालतू नहीं घूमें बाहर, जब सिर्फ ज़रूरत है तभी बाहर निकलें। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्द इस मुसीबत से, इसके ऊपर पार हम आ पाएंगे, और हम जल्द जो है एक बेहतर हालत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह खैर करे सर, वहाँ पे भी यहाँ पर भी। इट्स जस्ट इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, मुझे समझ नहीं आता। लोग यहाँ पे तो हजार हजार लोगों की शादियां हो रही हैं मास्क के बगैर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर आपने बात की थी कि लोग रीजनेबल होते हैं, तो हम्म। आपने सिलसिला शुरू किया स्टोरी टेलिंग से, थिएटर से। अब जब मैं आपकी पॉडकास्ट और इंटरव्यू देख रहा हूँ, लाइक सर अब तरफ फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। आपको सर लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरीज ऑफ इब्ने इंशा या अमीर हमजा की कहानियां बता रहे होते हैं, थोड़ा पास्ट में रखकर अगर तनकीद की जाए, थोड़ा सजेस्टिव तनकीद की जाए, इट्स अ सेफर वे और इट्स अ मोर सटल वे ऑफ डूइंग इट एज अपोज टू डायरेक्ट ही कुणाल It's कामरा बन जाए? not about being safe or subtle. देखिए क्या है कि हर चीज अगर आप रैशनलाइज करेंगे और उसको इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे तो हर वक्त रीजन से बात नहीं बनती है। इंसान सिर्फ रीजन का मजमुआ नहीं है, इंसान जज्बात का भी मजमुआ है। तो अक्सर आपको एक इमोशनल लेवल पे
एक अलग लेवल पे जो है कहानी या अपनी बात को रखना पड़ता है, जिससे कि वो बात ज़्यादा बाअसर हो जाए। तो अब उसमें क्या है कि कहानी में या शायरी में ये एक कैफियत होती है कि वो दीवार में एक ऐसी खिड़की खोल देता है कि वो नज़ारा जो आप नहीं देख पा रहे थे वो आपको दिखने लग जाता है। It transcends reason and it opens intelligence at a plane, at a level where intelligence perhaps is not able to comprehend or is not able to articulate itself. And suddenly, poetry or art or visual art or performing arts or storytelling or theater or cinema will open that aperture. और आपको वो चीज़ नज़र आने लगेगी जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो जितने भी बड़े मज़हब हैं दुनिया के, अगर आप उनको देखेंगे गौर करेंगे तो वो ज़्यादातर जो है अपनी अपनी तनकीद या अपनी जो भी हिदायत है वो कहानियों के ज़रिए दे रहे हैं, क्योंकि कहानियाँ एक बड़े फंडामेंटल लेवल पे इंसानों के साथ काम करती हैं। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल लेवल ये है कि वो सडनली, तो उसकी एक वजह ये है कि इंसान को सबसे ज़्यादा समझ में आता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जब इंसान फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका होता है, जब वो खुद किसी एक्सपीरियंस में मुब्तला होता है। अब आप यहाँ से मान लीजिए कि आप यहाँ से लंदन जाएं या न्यूयॉर्क जाएं या कहीं भी जाएं, मैं आपको 1 लाख 1 तस्वीरें दिखा दूं हाई रेजोल्यूशन, वो बात नहीं बनेगी जब आप खुद वहां उतर के पैदल टाइम स्क्वायर में चल रहे हो। तो वो जो डायमेंशनैलिटी और वो जो आपका तजर्बा और आपका जो फिजिकल सेंसेशन जो होगा, जो वो आपको सिखा रहा होगा, वो मैं आपको चाहे कितनी बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर्स की सबसे बेहतरीन हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दिखा दूं, उसके बावजूद भी आप उस जगह को उस तरह से नहीं जज्ब कर पाएंगे जो आप अपने तजर्बे से जज्ब कर पाएंगे। तो द बेस्ट वे टू लर्न इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कहानी क्या करती है कि विदाउट टेकिंग यू फिजिकली देयर, इट क्रिएट्स a situation, a premise where you are able to undertake a journey and live that experience. And thus, storytelling comes closest to a first-hand experience. So, अगर एक अच्छा कहानीकार है, एक अच्छा दास्तान वो है, एक अच्छा ओरेटर है, और उसके अंदर ये सलाहियत है कि अपने अल्फाज से तस्वीर जो है वो पेंट करे और लोगों को वो विजुअल्स दिखला दे जो वो नहीं जाके देख सकते हैं, वहीं बैठे बैठे कहानी सुनते हुए देख सकते हैं, तो वो उनको उस जर्नी पे ले जाता है जो वो जर्नी खुद फिजिकली अंडरटेक नहीं कर सकते। एंड व्हेन द स्टोरी फिनिशेस, in some sense you have traveled that journey, in some sense you have experienced that, and it becomes your experience. And that is the power of storytelling, and that's why storytelling is so instrumental in instructions, is so instrumental in transmitting across the message, which perhaps if you put it exactly the way it is, like in an opinion column or like in a speech, it may not be that effective. सर आपने कहा कि वो इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोई फलसफा है कि जिस तरह अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक कहता है एलियनेशन इफेक्ट, वर्फ्रम जॉन्ग इफेक्ट, कि मैं नहीं चाहता लोग इमोशन फील करें। जिस वक्त कोई इमोशन फील कर रहा होगा मैं फोर्थ वॉल ब्रेक कर दूंगा, मैं रियलिटी तोड़ दूंगा ताकि इमोशन फील ना करें, ये सोशल एक्शन फील करें। और ये बात बड़ी अजीब होती है जब लोग कहते हैं पॉलिटिकल बातें ना करो, क्योंकि हर बात ही पॉलिटिकल होती है। लोग अगर फॉन्ट्स जिसमें लिखते हैं, अभी वो गूगल कर ले उनको पता चल जाएगा लेफ्ट की फॉन्ट्स कौन सी हैं और राइट की फॉन्ट्स कौन सी हैं। तो अगर जिस फॉन्ट में लिखा जा रहा है वो पॉलिटिकल है, तो इंसान के जो लफ्ज निकले वो कैसे ए पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो आप जब लिखते हैं, आप जब परफॉर्म करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं चाह क्या रहा हूँ। डू आई जस्ट वांट कैथारसिस ऑफ द ऑडियंस, डू आई जस्ट वांट एन इमोशनल एक्सपीरियंस, और डू आई ऑल्सो वांट देम टू थिंक कि जरा कुछ सोच के जाए यहाँ से बाहर। नहीं, देखिए, चीजें जो है वो गुत्थम गुत्था होती हैं, हाँ। दे आर इंटेंगल्ड विद ईच अदर। इट्स नॉट दैट कि वो हर बार यूनिडायमेंशनल हो या आप सिर्फ मैसेजिंग ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, खासकर जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं या कोई नाटक दिखला रहे हैं या अगर कोई सिनेमा दिखला रहे हैं, खासकर जब आप कोई शायरी कर रहे हैं और अपनी, तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं और वो आप तकरीबन हर चीज़ को चाहते हैं, हर पहलू जो है किसी तरह से उजागर हो जाए आपके काम के अंदर। और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कोई चीज़ पॉलिटिकल नहीं होती है। इंसान का पहनावा, खाना पीना, अंदाज, बोलचाल, ज़बान, उठना बैठना, हर शय के अंदर जो है आपकी पॉलिटिक्स नज़र आती है, आपकी क्लास नज़र आती है, आपका सोशल जो हायरार्कीज़ हैं वो नज़र आती हैं। तो अपॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं है। अब जो मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं कोई कहानी दिखलाना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर, तो मैं क्या दिखलाना चाहता हूँ?
तो मैंने जब ये एक तरह से जब मैंने एक रिट्रोस्पेक्शन किया और अपने जो मैंने नाटक किए हैं या जो मैंने चीज़ें तख्लीक की हैं और उनको मैंने स्टेज पे रखा है, तो जब मैंने एक तरह से उनका इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं हक परस्ती की बात करना चाहता हूँ और मैं अंडरडॉग का साथ देना चाहता हूँ, मैं मजलूम के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जालिम के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मजलूम की, अंडरडॉग की, मार्जिनलाइज्ड पर्सन की, सप्रेस्ड पर्सन की, वो शय जिसकी आवाज़ दबा दी गई है, जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है, मैं वो बात कहना चाहता हूँ। तो ये एक पहलू मुझे समझ में आया कि ये मेरे काम में है। मुझे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली whichever way you want to look at it, this is one of the things that is there, which is evident, which is palpable in the kind of work that I do, that I want to align myself, I want to identify myself with the underdog. ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भाई जो भी मैं चीज अपनी रख रहा हूँ, जो भी मैं बात रख रहा हूँ, मुझे उसको इस अंदाज से रखना है कि इट शुड बी एंगेजिंग। भाई अब ये कोई मजहबी जलसा तो नहीं है ना कि आप अकीदतन आके बैठ गए हैं। सर वो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होते हैं वैसे, अगर सच हाँ, पूछें उनसे हाँ नहीं, एंगेजिंग कम ही लेकिन चीजें भाई होती हैं। अब आपको वाज सुनना है, आपका दिल नहीं कर रहा है, आप मन मार के गए हैं साहब, बैठे हैं, खुतबा चल रहा है, और अब आपको क्या करना, आप उठ के जा नहीं सकते, तहजीबी है, अखलाकी तौर पे ये बहुत ही बुरा माना जाएगा। अब आपको बैठे रहना है सफ में, वाज हो रहा है, वाज पसंद आए नहीं पसंद आए, आपको अकीदतन सुनना है। लेकिन ये चीज़ वहाँ ऑडिटोरियम में नहीं है। वहां मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर किसी को मेरा नाटक पसंद नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता उसकी गर्दन पे तलवार रख के कि भाई ये आर्ट है, अकीदतन बैठिए यहाँ पे आप। होना वैसे यही आपका चाहिए, अगर किसी का फोन बज जाए अरे परफॉर्मेंस हाँ, के बीच में एक तो मैं तलवार होनी हाँ, चाहिए। मैं आपके फराइज में से ये आता है कि आप आर्ट की खिदमत कीजिए, बैठे रहिए, नहीं पसंद आ रहा है तब भी बैठे रहिए। मैं उसको ये जबरदस्ती आंखें दिखा के नहीं कह सकता हूँ ना। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई भोंडा सा प्रोडक्शन कर रहा हूँ या कोई बदमजा सी चीज़ दिखा रहा हूँ या कोई मेयार से गिरी हुई चीज़ दिखा रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पे इनकॉम्पिटेंस है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लाइटिंग शॉडी है, सेट डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो ऑडियंस बिल्कुल उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो वहाँ बैठ के देखे, चाहे मैं कितनी अच्छी बात कह रहा हूँ। लेकिन बात का सलीका अगर नहीं है तो मैं उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो उठ के चली जाएगी, कहेगी चलो हाँ यार बहुत हुआ, टिकट के पैसे बर्बाद हुए, हमें नहीं बैठना इस नाटक के अंदर, लोग उठ के चले जाएंगे। तो ये एक चीज समझ में आई कि आपकी मैसेजिंग तो ठीक है, लेकिन मैसेजिंग के साथ जो उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो उसको पेश करने का सलीका है, उसके अंदर भी आपको एक हुनर रखना पड़ेगा, जिससे कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी पेश कर रहे हैं, इट शुड बी कंपेलिंग, it should be worth their time. It should be that even if somebody has come with a distaste for it, or even if somebody has come with a disliking for it, or even if somebody has come with a certain kind of blase and certain kind of indifference towards it, that person should also be compelled by your performance to sit there and to watch it. What they take is up to them. They may take something, they may not take it. They may get your message, they may not get your message. But when they get out of the auditorium, when they get out of the theater, they should not feel that it was not worth their time. So that is the second aspect that I look for in my presentations, that it should be worth people's time. That when they come and they sit through it, they should feel that yes, it was time well spent. तीसरी चीज, art is always transformative. रूपर्ट स्नेल जो हैं वो बहुत एक हिंदी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और वो ये कहते हैं कि एक अच्छी नज्म, एक अच्छी पोएम, एक अच्छी कविता वो होती है जिसे पढ़ने के बाद रीडर का जो एक्सेस है ऑफ बीइंग, इट शिफ्ट्स बाय फ्यू डिग्रीज। दैट मीन्स नज्म पढ़ने से पहले जो आप शख्स थे और नज्म पढ़ने के बाद जो आप शख्स हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, आप वो नहीं रहे। देयर इज अ शिफ्ट बाय सर्टेन डिग्रीज इन योर एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट। मुझे ये लगता है कि वो आर्ट जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद आप अपने आप को एनरिच्ड फील करें, आप अपने आप के अंदर एक वैल्यू प्रोड्यूस होती हुई देखें, तो इसका मतलब वो आर्ट कारगर है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो अपना काम कर रही है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि देयर शुड बी एन एक्सियम ऑफ, देयर शुड बी अ सर्टेन शिफ्ट ऑफ डिग्रीज इन द एक्सियम ऑफ ऑडियंसेस, वॉचर्स एग्जिस्टेंस। what they were before entering the theater and what they are after leaving the theater, there should be a certain difference. If nothing else, they should feel enriched. And I think that is very important. तो ये मुझे लगता है कि आप कुछ भी तख्लीक कर रहे हैं, आप चाहे तनकीद कीजिए, आप चाहे
तबर्रा कीजिए, आप चाहे कोई रोमांटिक स्टोरी सुनाइए, आप चाहे सटायर कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, बट ये दो तीन चीजें, दो तीन मफहूम जो है उसके अंदर होने चाहिए. आप let's say this is my personal politics, that I want to be with the underdog. Maybe you don't want to be with the underdog. Maybe you want to say something else. That's completely fine. But your content should be giving something which is opening a new aperture on the audience's imagination or on their understanding. And there should be a certain aesthetic appeal to what you are presenting. And there should be a certain transformative power to what your presentation is. सर, इंडिया के थिएटर सीन के बारे में इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के थ्रू जिक्र करूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ISPR है, जो कि स्टेट की PR एजेंसी है. वो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती है. तो आपसे शुरू में जो मैंने सटलिटी का भी सवाल पूछा था, क्योंकि हमें थोड़ा डर डर के रहना पड़ता है. अजोका का एक खेल है दारा शिको, जो दारा शिको की कहानी के ऊपर है. उसमें वो ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो दारा पे किया गया था औरंगजेब से. वो किया जा सकता है स्टेज पर, लेकिन पाकिस्तान ऐसा भी मुल्क है जहाँ सलमान तासीर को गोली मार दी गई थी, जिसको वो डिफेंड कर रहे थे, जिसकी वो केस लड़ रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया कि उसने ब्लास्फेमी की भी नहीं थी. लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि वो इनोसेंट है, उनको गोली मार दी गई थी, तो वो खुल के आप कहा नहीं जा सकता. आपकी जो आपने अभी बताया गुच्चम गुच्चा फिलोसफी है, डू यू फील लाइक कि शायद मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ पर शायद इंडिया में भी थोड़ा बहुत है कि स्टेट की जो इंटरफियरेंस रही है उसकी वजह से आर्ट में मैसेजिंग वाली चीज जो होनी चाहिए, लेकिन इट्स ऑल मैसेज ड्रिवन. जिस तरह अगर मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि इस प्ले का मैसेज क्या है. हम लाइक अच्छे प्ले के मैसेज नहीं होते, आइडियाज होते हैं. वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं. आप किंग लियर लेके एक आइडिया लें, दूसरा किंग लियर लेके दूसरा आइडिया लें. बट डू यू फील लाइक कि इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा वो जो मैसेज ड्रिवन कंटेंट है वो ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है या ज्यादा बना जा रहा है क्योंकि आर्ट इज बीइंग यूज्ड as a wing of the powerful to keep the status quo in check as well? अब देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये थोड़ा इसके ऊपर और डेप्थ में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, स्टडी चाहिए. जब मैं यहाँ पे आ सकूँ, इस मकाम पे आ सकूँ कि मैं इसके ऊपर एक अदबाना अंदाज में, एक एक्सपर्ट के अंदाज में कह सकूँ कि भाई ये इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है. देखिए, the excesses of powers are universal in their demonstration. That doesn't change. It does not matter what religious affinity you have, what regional affinity you have, what ethnic affinity you have. Power in its display of excesses is very universal. तो पावर का मिजाज जो है वो वही रहेगा. वो कंट्रोल करना चाहेगा, वो किसी भी तरह का डिसेंट पसंद नहीं करेगा, वो तशद्दुद की तरफ जाएगा जहाँ थोड़ा सा भी उसको लगेगा कि बगावत की महक आ रही है यहाँ से. तो ये चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं. अब जो दूसरा आपने जो बात कही कि अक्सर हम जो है तारीख़ का सहारा लेकर या साइंस फिक्शन का सहारा लेकर या ऐसी चीज़ का सहारा लेकर कुछ इस तरह की बात कह सकते हैं जो मौजूदा हालात पे एक तनकीद हो, तो ये तो जाहिर सी बात है. आप चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, आप चाहे हिस्टोरिकल प्ले दिखा रहे हो, आप चाहे साइंस फिक्शन प्ले दिखा रहे हो, आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट प्ले दिखा रहे हो, whatever you show, you are showing it in a certain period to a certain audience which lives in that period, and it is about that period only. Absolutely. The context is always the present in which you are doing it. Everybody, whenever there is a historical story being told or a historical play being done or a science fiction play being done or an abstract play being done, is essentially making a comment on what is happening present in our society at that time. That is inevitable. You cannot escape it. So when you are presenting a play on Dara Shikoh and Aurangzeb's life, it is essentially about the philosophy, the conflicts of Dara and Shikoh in the context of what our present day situation is. It is really not so much about Dara Shikoh and Aurangzeb. वो एक जामा आपने पहनाया है अपने मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट को आज की आवाम के सामने पेश करने के लिए. और जाहिर सी बात है, ये जामा पहनाना हिस्ट्री का, साइंस फिक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट किसी सिचुएशन का, जैसे काफका करते थे, वो क्यों असरदार होता है? वो इसलिए असरदार होता है कि अक्सर क्या, हर वक्त हम अपनी मौजूदा हालत में और सिचुएशन में इमर्स्ड रहते हैं. So when we are immersed in a particular situation, at times
we become blind to what is happening around us because we are too involved in that situation. But the moment you take the situation, the context out of its immediate surroundings, and you place it in a historical context or in a science fiction context or in an abstract context, what you are doing it is that you are taking away the shackles of immediacy and of topical politics around it. तो वो जो टॉपिकल पॉलिटिक्स है, जो मौजूदा जो करंट सिनारियो है, आपने उसके शैकल्स उसके ऊपर से हटा दिए. अब जब आपने उसके ऊपर से वो शैकल्स हटाए और उसी बात को किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिखा दिया, तो शायद ये मुमकिन होगा कि जो देख रहे हैं वो अपने मौजूदा हालात से उसको रिलेट करके और जो मौजूदा हालात में चीजें हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो विदाउट actually addressing what is happening in the present time, without actually pointing fingers at anybody, without riling up the present scenario and the present conflicts that people are going through, without being polemical, and without polarizing people, by simply taking the present scenario out of context and presenting it in a historical setting or in a science fiction setting, you are able to divert people's attention to what is the core conflict happening right now. What is the core issue that we are facing right now? And that perhaps can give us certain kind of clarity. I mean, आपने देखा होगा ये कॉर्पोरेट में जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में लोग होते हैं, वो ऑफ साइट वर्कशॉप्स पे जाते हैं. आपको भी मेरे ख्याल से दावत आई होगी. हाँ, परफॉर्म करने की. वहाँ पे मस्करा उनको चाहिए होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ. मस्करे के अलावा भी वर्कशॉप करिए आप प्लीज. थिएटर की अपनी कुछ टेक्निक्स लाइए, कुछ स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स लाइए, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ आप एक कुछ वर्कशॉप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो हमारे मुलाजिम हैं उनको जो है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएं या उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, या और दे आर एबल टू प्रेजेंट देयर सेल्स पिच, और देयर इज अ जनरल कंजीनियल एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस व्हेन पीपल आर वर्किंग दी. तो इस अब उसमें होता क्या है, जब आप इस तरह की वर्कशॉप करते हैं तो आप क्या हुआ, आपने सिमुलेशन एक्सरसाइजेस की, आपने कोई स्किट निकाला, कोई गेम निकाला, कोई थिएट्रिकल गेम निकाला, और आपने वहाँ पे जो है लोगों को वहाँ पे वो गेम खिलवाया. अब वो साहब उन्होंने गेम खेला, बहुत मज़े ले लेके गेम खेला, बहुत उसके अंदर डूब के उन्होंने गेम खेला, बहुत मज़ा आया सबको, और गेम का नतीजा आया, फलाना जीता फलाना हारा. अब जब वो सारा मज़ा ख़त्म हुआ, अब आप वहाँ बैठे उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए. अब जब आपने डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो आपने पैरेलल्स दिखाना शुरू किए कि भाई देखिए ये आपने एग्जिबिट किया यहाँ पे, तो ये एक इंडिकेशन है कि मुमकिन है कि आप यही बिहेवियर एग्जिबिट करते होंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि आदमी का फंडामेंटल नेचर तो नहीं बदल रहा है ना. तो अब आपके ऊपर अब आप ये सोचिए क्या ये बात आप पे लागू होती है कि नहीं होती है, क्या आपकी यही बिहेवियर है. अब लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, वो सोचने लगते हैं हाँ नहीं ये बात तो सही की है, हो सकता है शायद मेरी बिहेवियर ऐसे ही ऑफिस में. अब उनको अपने डिफेक्ट्स और अपने फ्लॉज दिखाई देने लगते हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ क्या, आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज उनको दिखा दी ना, एक तजर्बा दे दिया और फिर पैरेलल ड्रॉ कर दिया. तो जैसे ही आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया और पैरेलल ड्रॉ किया, सडनली उनको वो चीजें दिखाई देने लग गई, जब वो उस इमर्सिव एटमॉस्फेयर में थे वो उनको नहीं दिखाई दे रही थी. तो आई थिंक that it would be unfair to say that these mediums or these tropes are used for subtlety or to play safe. Sometimes these tropes are used because perhaps your messaging will be more effective if you show things in a different setting or in a different context. So I would not take it कि क्योंकि भाई मैं ये बात डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ तो इसलिए मैं एक सेफ रूट चूज कर रहा हूँ कि मैं इसको एक हिस्टोरिकल सेटिंग में दिखा दूँ. आई डोंट थिंक सो दैट्स द थिंग. क्योंकि जिसको जो जालिम है, जिसको आपको पकड़ के ज़दोकोब करना है, वो तो करेगा ही करेगा, चाहे आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाइए चाहे आप उस कॉन्टेक्स्ट में दिखाइए. तो आपकी गर्दन से तलवार नहीं हटने वाली है, वो तो आने वाली है. हाँ. लेकिन उस तलवार के डर से आप अपनी मैसेजिंग को छोड़ दें या अपनी इंटेग्रिटी को छोड़ दें, या आप कोई ऐसी चीज करने लग जाएं कि जो भाई सबको बिल्कुल एक सपोरिफिक स्टेट में रखे, एक गफलत की हालत में रखे. हाँ हाँ बस अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, मॉल में जाइए, बाहर जो है आप शूटिंग पे जाइए, रिसोर्ट्स पे जाइए, छुट्टी मनाइए, यही दुनिया है. और आपको हम यही एस्केपिस्ट दुनिया दिखा रहे हैं अपने नाटक में और अपने सिनेमा में. तो वो भी एक पॉलिटिक्स है. You are siding, you are aligning with the powers to be, so that you want people to continue in this consumerist dumb state and to not become aware
or to question or to be keen or to be curious about stuff. I think there's a space for that as well. There is a space for everything under the sun. अगर आपने शम्मा हर रंग में जलती है शहर होने से पहले, शहर होने तक। तो भाई हर रंग में जल रही है, तो वो तो उसको तो है, हर जैसे आपका और हमारे रंग की दुनिया में गुंजाइश है, वैसे उस रंग की भी गुंजाइश है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो मैं ये रंग दिखला रहा हूँ, ये क्या दिखला रहा हूँ और क्यों दिखला रहा हूँ और क्या होने वाला है इससे। और मैं अलग अलग रंग दिखलाना चाहता हूँ, और अलग अलग रंग दिखलाते वक्त मेरे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि मैं समझ सकूं कि मैं ये क्यों दिखला रहा हूँ। दैट क्रिटिकल फैकल्टी टू डिसर्न and to be curious about things and to question when some falsehood is being imposed on you, that is very important. I think especially in the days of social media, जहां आपको खुद सोचने के लिए कि मैं इस इशू पे क्या सोचता हूँ, आप देखते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस साइड को सपोर्ट कर रही है। मतलब अगर हम इंडिया पाकिस्तान का भी जिक्र ले लें, जो दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, या जो आपकी तरफ बख्स हैं, हमारी तरफ यूथ का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं उनके लिए, वो सिर्फ जो लीडर कह रहा है उसको मिमिक करते हैं, इवन इफ प्रिंसिपली वो इशू के ऑपोजिट होंगे। और इंडिया पाकिस्तान को जो लोग आपस में गालियां देते हैं, अगर आप 200 मीटर इधर उधर बॉर्डर के पैदा होते तो आप दूसरे को गाली दे रहे होते। it's really not about the issue, it's really not about the principle. So it's very good कि theater and storytelling is a medium जहाँ आप सोच सकते हैं कि यार मैं प्रिंसिपली कहाँ खड़ा होता हूँ, मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, मैं फील क्या करता हूँ। तो शायद वो कॉन्शियस सटलिटी नहीं होती, बट यू फील कि कॉमेडी चीज़ों को पैरेटेबल बना देती है। अगर हम अपनी भी हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग की बात करें, तो जो कोर्ट जेस्टर का आइडिया है, या शेक्सपियर में फूल का आइडिया है, या एक भांड कल्चर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर, डू यू फील लाइक कि वो सोशल स्टेटस जब आपका कम होता है और लोग लगते हैं अभी तो मस्करा है, बस मस्करी कर रहा है, उस मजाक में आप कई ऐसी बातें कर सकते हैं और गुंजाइश रखते हैं उन बातों की, लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, क्योंकि आप खुद अपना सोशल स्टेटस कम दिखाकर ये बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज है। जो आपने पहली चीज की कही कि भाई यहाँ भक्त है, वहाँ और सपोर्टर्स हैं। अब इसमें ये भी चीज समझना है कि हो क्या रहा है। इवेंचुअली इट्स अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, इट्स अ बैटल ऑफ रिसोर्सेज। We live in a world which is finite. The planet is finite, the resources on the planet are finite, and there are only so many people who can consume those resources and can live well off it. Now we live in an inequitable society. We live in a society where, yes, there are ideas of fairness, justice, equity, but these are not implemented in a manner where they could be dispensed equally to everybody. तो हम एक अनजस्ट सोसाइटी में रहते हैं। अब जब हम एक अनजस्ट सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हर आदमी जो है उसमें इस होड़ में लगा होता है, इस फिराक में रहता है कि हाउ डू आई प्रिजर्व माई सेल्फ, हाउ डू आई कंजर्व माई सेल्फ। तो दोनों तरफ जो लोग हैं वो, इट्स अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, इट इज अ बैटल ऑफ कंजर्वेशन। एक ये सोच रहा है कि अगर सबका भला होगा तो उसमें मेरा भी भला होगा, एक ये सोच रहा है कि सब जाए भाड़ में, मैं अपना भला कर लूं। लेकिन इवेंचुअली दोनों पार्टी सर्वाइवल ही सोच रही है, दोनों पार्टी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ही सोच रही है, दोनों पार्टी वेलबीइंग सोच रही है। The only thing is this, that one is more altruistic and is thinking that my well-being is connected with everybody's well-being, and one is thinking God knows what will happen in future. Right now, this is the way that I can save myself. This is the savior. Let me align with the powerful. Let me align with someone who is right now hijacking the narrative. Let me be with that person. At least this person will survive, and perhaps along with this person, I will also survive. I have empathy for the latter. I think they're made to think that, especially क्योंकि colonialism ने हमें बड़े तोहफे दिए। The powers that be make them think that कि जी ये जूस आ गए ना तो जर्मन तुम लोग गरीब रहोगे, ये अगर मुसलमान आ गए तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, अगर ये हिंदू पाकिस्तान में रहे तो तुम लोगों को तो कुछ मिलेगा भी नहीं। जो जो ताकतवर है उसकी ताकत को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ये मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर आने नहीं देता, उसको सोचवाता है कि इसी तरह रहो, लड़ते रहो। The work of art becomes important. That is where storytelling becomes important. That art and storytelling becomes transformative, where they are able to dent this kind of a
philosophy or this kind of ideology, where if I'm not able to tell people directly that it's your well-being is tied to everybody's well-being, which is tied to the planet's well-being, if I cannot make that dent through direct speech, through direct intervention, perhaps I can create art which is transformative, and at a very deeper emotional level, it will be able to address to the psyche of this person and make a little dent and perhaps change. And I think that's where art becomes very important. दूसरी जो आपने यहाँ पे बात कही वो कॉमेडी की कही, और आपने भांड की बात की, और आपने कोट जेस्टर की बात की, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ह्यूमर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिसआर्मिंग योर एनिमी. And satire should always be like this. Humor should always be like this, that without hitting below the belt, without hitting at the dignity of your opponent, it is adversarial and yet it is disarming. कि वो माहौल का जो टेंशन है उसको डिफ्यूज कर दे, आपके एडवर्सरी को, ओपोनेंट को डिसआर्म कर दे, और आपकी बात effectively without violence reaches the other end. And yet the sting of it remains intact. जो स्टिंग है, जो उसका जो चुभना है, जो पैनापन है, जो उसका एज है, वो नहीं खत्म हो. अब मैं आपको भाई वो एक किस्सा सुनाऊं. एक उस्ताद भांड थे. अब भांड उस्ताद थे साहब, वो जो है वो किसी महफिल में गए, उन्होंने वहाँ उनको बुलाया गया, तो वहाँ पे जो है नवाब साहब ने जो है वो उनको एक शॉल दे दी. अब वो शॉल जैसे ही मिली, वो समझ गए कि ये तो कोई पुरानी उतरी हुई शॉल उन्होंने दी है, नई शॉल तो नहीं दी है उन्होंने मुझे. अब किस तरह से वो अपनी बात को रखें कि नवाब साहब को भी जक ना पहुंचे, और ये बात वाज़ेह भी हो जाए कि आपने मुझे उतारा हुआ कपड़ा दिया है, नई शॉल नहीं दी है. अब वो शॉल को लगे और वो आंखों के करीब लाके बहुत उसको यूं ऐसे बारीकी से पढ़ने लगे. फिर उन्होंने चश्मा निकाला और उसको फिर चश्मा लगा के यूं पढ़ रहा है. अब वो सारा मजमा नवाब साहब हैरत में कि भाई वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों इतनी उससे, इसमें ऐसा क्या उसके अंदर लिखा हुआ है या उसके अंदर सिला हुआ है जिसको वो इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं. तो किसी ने कहा, उस्ताद वहाँ शॉल में क्या है, कुछ लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, क्या तहरीर है, कुछ क्या है जो आप इतनी उसको बारीकी से पढ़ रहे हैं. कहने भाई इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है. कहने अच्छा बस, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा. कह नहीं, मोहम्मद साहब से पहले की शॉल है. तो उन्होंने ये बात कही तो वो फौरन नवाब साहब समझ गए कि इन्होंने ये बात वाजे कर दी कि ये शॉल इतनी पुरानी है, इतनी कदीमी है, और ये कदीमी शॉल मुझे दी जा रही है. वो फौरन दौड़ते हुए आए, उन्होंने जो है उनको एक नई शॉल पेश कर दी. तो मैं ये दिस इज आई एम सेइंग, ये सटायर, ये ह्यूमर का काम होता है. अब जहांगीर के दरबार में साहब, एक जहांगीर के दरबार में था या अकबर के दरबार में था, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे ख्याल से लाइक वन ऑफ द टू, कोर्ट जेस्टर था, भांड था. उसका काम ही यही था कि बादशाह का मजाक उड़ाना हर वक्त. अब वो बादशाह का मजाक उड़ा रहा है, बादशाह को गुस्सा आ गया. वो मुगल बादशाह है, आपकी और हमारी तरह वजीर आजम की तरह थोड़ी है. वो भाई वो कह देगा तो फौरन उसको हाथी से कुचलवा दिया जाएगा. तो अब वो साहब उसने कुछ तौहीन कर दी बादशाह की, बादशाह को जलाल आ गया, ले जाओ इसे फौरन हाथी के कदमों के नीचे कुचलवा दो. भांड भी हाजिर जवाब था. उसने कहा, हुजूर मैं अदना सा गुलाम आपका, क्या जरूरत है इतने बड़े जानवर की. अरे एक गौरैया छोटे जानवर से भी आप अगर कुचलवा देंगे तो काम बन जाएगा. और ये कह के वो फौरन अब्दुल रहीम खानान वहाँ बैठे हुए थे. रहीम जो पोएट हैं, जनरल फिलोसोफर पोएट, बहुत बड़े आदमी थे, वो दरबार में बैठे हुए थे. उन्होंने कहा ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनको कुचलवा दीजिए हाथी से. अब जहांगीर को मजा आने लगा. उसने कहा, अब्दुल करीम खानान की तरफ मुड़े और कहा कि क्या ख्याल है, आपको कुचलवा दिया जाए. तो उन्होंने कहा, हुजूर मेरे ख्याल से तो इसको 1 लाख सोने के अशरफी इनाम में दी जाए. तो मुस्कुरा के बादशाह ने कहा, ये अच्छी है, जान पे आपके बनी है, खजाना हमारा खाली हो जाए. तो वो बरजस्ता बोले, कम से कम किसी ने तो मुझे बड़ा आदमी समझा. तो अब आप समझे कि उसमें कितना तंज है उसकी. रहीम खानान की बात में उन्होंने जब ये कहा कि किसी ने तो मुझे बड़ा आदमी समझा, कितनी बड़ी चोट है बादशाह की तरफ. तो आई एम सेइंग दिस इज व्हाट ह्यूमर डज, this is what wit does. And thus one of the things which tyrants are most afraid of is wit, because tyrants are basically humorless people. They do not know how to handle wit. They understand how to handle dissent, they understand how to handle rebellion, but they do not understand how to handle a poet or how to handle a comedian, because wit
is a very essential part of any good literature. And wit is something that evades and escapes a tyrant. And wit, I think, is the highest form of putting one's opposition in front of the other person. So I think when you say this, satire and what I should say, satire and humor and wit और तंज और मिजा, ये बहुत अहम हिस्सा है, और खासकर डिसेंट लिटरेचर का, खासकर उस लिटरेचर का जो मुखालफत कर रही है पावर्स का. आई थिंक गुड लिटरेचर डज दैट. इसीलिए आपको बंगाल में इतने अच्छे राइटर्स मिलेंगे, क्योंकि उनके थोड़े खून में है डिसेंट. और ये मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली कह रहा हूँ, इन केस किसी को लगे कि मैं टायरेंट का साथ दे रहा हूँ इसमें. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जिस तरह आपने फिल्मों का भी जिक्र किया था, आई थिंक देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर एस्केपिस्ट मूवीज. शायद वो सोच के खुद ना बनाते हो, लेकिन कॉमेडी में, क्योंकि मेरी ज़रा रिसर्च और मेरा काम सारा कॉमेडी में है, उसमें आपने स्पेसिफिकली बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की है कि a show like Comedy Nights with Kapil, movies like साजिद खान, वो कॉमेडी हर्ट नहीं करती. तो जब हम कहते हैं जी इतनी तो कॉमेडी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन वो जो बैड सैटायर और बैड कॉमेडी होता है, वो प्रेशर कुकर के ऊपर बस सिर्फ गैस, थोड़ी सी गैस निकलती रहे, उस तरह के बस जाके हंस लो. एक्चुअल सैटायर अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको नजर आता है आपकी जिंदगी तंग होती जा रही है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, आपको नौकरियां नहीं मिल रही. तो स्टेट, एक फैसिस्ट स्टेट, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो जगह कम होती जा रही है सैटायर के नाम पे. स्पेशली पाकिस्तान में तो जो चीज होती है, इट्स शेमफुल. आपने भी जिस तरह कहा कि बिलो द बेल्ट यू मेक फन ऑफ व्हाट पीपल डू, नॉट हु दे आर. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो टीवी पॉपुलर कॉमेडी है, रंगत, जिस्म, जात, एथनिसिटी, उस पे ज्यादा फोकस्ड होती है. तो वो ना किसी को सोचने पे मजबूर करती है, ना वो बाइटिंग होती है. इट्स जस्ट रेसिस्ट और सेक्सिस्ट. या किसी मर्द एक औरत बन जाते हैं और औरत की जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं और पंच इट डाउन. टेरी प्रैचेट ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आप नीचे वालों को ही लात मार रहे हैं ना, वो सैटायर नहीं है. सैटायर पंच अप करता है. तो आपने मेरी बात कह दी, मतलब हाँ. जो मुझे इस बात के बदले में जो जवाब देना था आपने कह दिया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड कॉमेडी एंड बैड कॉमेडी, दैट बैड कॉमेडी वुड बी पंचिंग डाउन. It is condescending. It is prude. It is rude. It is racist. It is demeaning. It marginalizes people who are already powerless. It's punching down. But good satire, good comedy is doing the other. It's doing the reverse. It's punching up. It speaks truth to power. And I think that is what good satire and good comedy is. So if anybody thinks that they are a comedian but they are punching down, they're doing disservice to comedy. Yeah. They should get out of comedy. इवन अगर वो कॉन्शियसली सोच के ना कर रहे हो, वो सिर्फ ना भी कर रहे हो. और ऐसी बात है, अगर कोई भी कॉमेडिक है और वो कॉन्शियसली सोच के नहीं कर रहा है, तो वो तो कॉमेडिक बिल्कुल नहीं है. बिकॉज मुझे लगता है जो कॉमेडिक होगा वो तो बिल्कुल सोच के करेगा. ये किस तरह के आप कॉमेडियन हैं कि जब आपकी नजर जो है वो वसी नहीं है और आप दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, और आप जो आपको दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं और पंच डाउन ही कर रहे हैं. अरे भाई, नजर उठा के भी तो देखिए, आसमान भी तो है आपके सामने. बंद हो जाएगा ना शोन का. ज्यादा नजरें उठा ली तो फिर नजरें बंद भी हो जाती हैं हमारे मुल्क में. नजरें बंद हो जाएंगी तो कम से कम नजर बंद हो जाएंगे. हाँ, नजर बंद जब हो जाएंगे तो दो आदमी जो आपके बाद आएंगे, कम से कम आप उनके लिए तो रास्ता खोल देंगे. जरूरी थोड़ी कि पेड़ जो आपने अपनी जिंदगी में लगाया वो आप ही को फल दे. हो सकता है आप चले गए, लेकिन आपके बाद वाली नस्ल उस पेड़ का फल खाए. तो आई थिंक वन हैज टू लुक बियॉन्ड one's generation or one's lifetime, and one has to look that the value that I'm contributing, it has to be for posterity. Yeah, it has to the benefit has to accrue to people beyond me. And if it is only about my time, my people, my community, my specific location, then it is kind of defeatist. जब आप बीज डालते हैं आपको नहीं पता होता उसकी छांव में कौन बैठेगा. अभी सर जब आपने किस्सा सुनाना शुरू किया, there is almost a slight change that I noticed के you almost went into performance mode कि अब मैं कहानी सुना रहा हूँ. तो ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, आपने कभी खुद अपनी डिकंस्ट्रक्ट किया है कि यार अगर मैं कहानी पढ़ता हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि मैंने किसी और को सुनानी है. एक परफॉर्मर जो होता है वो जब सुनाने पे आता है तो वो एक लाइट जल जाती है दिमाग में कि अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. तो आप
कभी कुछ डिकंस्ट्रक्ट किया है यार, ये अच्छी कहानी में सस्पेंस होना चाहिए, जिस तरह आपने भी डायरेक्ट नहीं बताया कि वो क्या देख रहा है, आपने एक मौका दिया कि लोगों ने उससे पूछा, उसने देखा, फिर चश्मे लगाए, एक सस्पेंस की लेयर बढ़ाई उसमें। हैव यू एवर सैट एंड डिकंस्ट्रक्टेड कि यार अगर मैं कुछ स्टोरी बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, उसमें ये कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए टू मेक इट इंटरेस्टिंग? Absolutely. And the deconstruction does not happen just at the level of how the story should be constructed. The deconstruction also happens at the telling of the story. Because the telling of the story is equally important as the writing of the story. तो ये जो पैंतरे हैं, अब ये आजकल आप देखते हैं जो टेलीविजन सीरियल्स में और ओटीटी में कि भाई आप एक क्लिफ हैंगर पे ले आके कहानी को रोक देते हैं, ये कोई आज की इजाद थोड़ी है। ये तो कहानी, दास्तान गो, किस्सा गो, कहानीकार जो हैं ये तो सदियों से करते आ रहे हैं, कि उनकी रोजी रोटी चलती थी उसके ऊपर। उनको मालूम है आज सारा किस्सा सुना देंगे तो मामला, दुकान हमारी बंद हो जाएगी। तो वो अपना ताम झाम पूरा उन्होंने फैलाया हुआ है और उसमें कली बूटे लगाए चले जा रहे हैं और कहानी को बढ़ाए चले जा रहे हैं और उसके अंदर रंग पैदा किए जा रहे हैं। और आपने उसको एक ऐसे मकाम पे लाके बिल्कुल क्लिफ हैंगर कहानी को छोड़ दिया, अगर भाई अब भाई बहुत थक गए भाई, आज की निशिश जो है यहाँ खत्म हो रही है, अब हम जा रहे हैं जरा आराम करने के लिए। अच्छा भाई, तो कल ऐसा है आप लोग मगरिब के बाद आइएगा तो किस्सा कहानी फिर से शुरू होगी। अब पब्लिक फंसी हुई है उसके अंदर कि भैया अब क्या होने वाला है। अब वो आएगी अगले दिन, उनकी अगले दिन फिर दुकान चलेगी, फिर कहानी सुनाएंगे। तो ये पैंतरा तो बहुत पुराना है कि how do you structure a story and how do you make the story so interesting and engaging that the plot continues and the description is still kind of coming in and keeping the people engaged, so much so that they are not losing touch with it. And more than that, we love circular storytelling. We love where the story goes somewhere else and then it comes back, and when it comes back to the same point, we are extremely delighted by the fact that the storyteller has brought us back where the story was earlier. तो ये तो एक तो ये राइटिंग ऑफ इट है, एंड देन द टेलिंग ऑफ द स्टोरी। और टेलिंग ऑफ द स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, मफहूम क्या है, किसके सामने सुनाया जा रहा है, उनका ज़ौक क्या है, किस जगह सुनाया जा रहा है, किस महल में सुनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ये सारे पहलू जो हैं एक स्टोरी टेलर को सोचने पड़ते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, जो आपकी थिएटर वर्ल्ड में देखा होगा कि लड़के कहते हैं सर वो वहाँ तो शो किया था तो बहुत मज़ा आया था, यहाँ शो बैठ गया। भाई क्या वजह थी? मैं तो ऑडियंस पे डाल देता हूँ, मैं तो ऑडियंस पे इल्जाम डाल देता हूँ सारा। एक सक्सेसफुल नाटक है, एक थिएटर में उसको इस तरह का रिसेप्शन मिला, ये मकबूलियत मिली, और एक थिएटर में आपने किया तो साहब वो शो ठस पड़ गया। तो अब जाहिर सी बात है, हो सकता है वो मफहूम उस ऑडियंस के लिए उतना ज़ौक का नहीं था, या हो सकता है कि ये ऑडियंस ज्यादा आर्टिकुलेट थी, ये ऑडियंस जज्ब कर रही थी। तो आपको लगा कि भाई नहीं उतना ग्रेट शो नहीं हुआ, लेकिन ऑडियंस उतना ही मुतासर होके गई। तो जस्ट बाय चेंजिंग वन वेरिएबल द टेक्सचर ऑफ द शो चेंजेस। So I'm saying that unless you are not aware of these various variables, you will not be able to bring consistently a good show on stage. You will not be able to have similar kind of successes, because one show is fundamentally different from the other show, and there are various variables that are contributing to that, and a storyteller has to be cognizant of these various variables. ये क्या variables है? और जब उसके पास ये कॉग्निजेंस आ जाएगी, ये उसके पास इल्म आ जाएगा, ये नॉलेज आ जाएगी, ये एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं इन वेरिएबल्स में। आज ऑडियंस अलग था, आज मौसम अलग था, आज मुल्क अलग था, आज ज़बान अलग थी, आज परफॉर्मर्स की तबीयत अलग थी, आज मिजाज अलग था। तो जैसे जैसे आपको ये तब्दीलियां, ये वेरिएबल्स समझ में आने लगेंगे, आप उसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को मॉडिफाई करने लगेंगे, उसको कस्टमाइज करने लगेंगे, उसको टेलर करने लगेंगे कि हाउ डज दिस परफॉर्मेंस फिट टू दिस ऑडियंस टुडे। एंड व्हेन यू वुड स्टार्ट डूइंग दैट, चांसेस दैट यू वुड मीट सक्सेस वुड बी हायर। तो ये चीजें जो हैं इनको मद्देनजर रखना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। सर साल आपका मुश्किल गुजरा। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। तो बड़ी दिक्कत हुई कि बड़ा मिस कर रहा था मैं कि मैं कुछ बोलूं, 100-200 लोग बैठे तालियां बजाएं। तो एज ए थेस्पियन बड़ा मुश्किल साल गुजरा होगा नॉट बीइंग ऑन स्टेज। नहीं, ये तो है। अभी हाल में एक अखबार ने हिंदुस्तान में मेरा इंटरव्यू लिया तो उनका यही सवाल था मुझसे कि आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त क्या गुजरा पिछले 1 साल में। तो मैंने यही कहा कि लाइव थिएटर।
ऑडियंस के सामने स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म करने का जो एक लुत्फ है वो मैंने बहुत मिस किया उसको। और दैट वाज द थिंग व्हिच वाज हार्शेस्ट फॉर मी, बिकॉज बाकी तो जिंदगी चल रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे, कोई परेशान हाल है तो उसके लिए दिल में दुख भी हो रहा था, कोई बेहतर हो जा रहा था, सेहतयाब हो जा रहा था तो उसके लिए खुशी भी थी, तो बाकी सब काम तो चल रहा था। लेकिन हमारा काम तो भैया वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है कि हम गए वहाँ और घर पे कंप्यूटर लेके कोडिंग कर रहे हैं और वहाँ से कुछ 4 ईमेल भेज रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। हमारा काम तो भाई मंच के ऊपर है, स्टेज के ऊपर है, तो हम तो भाई मिस कर रहे थे स्टेज को, तो वो ज़रा मुश्किल मरहला था। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुश्किल मरहले में भी आदमी जो है वो अपना काम कर रहा था। अब जैसे एक मुहिम शुरू हुई डिजिटल परफॉर्मेंसेस की, तो जब लोगों को ये समझ में आया कि लॉकडाउन बढ़ गया है और लॉकडाउन में अब तो यही हमारा जो है मुसलसल हमारे जो हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे, पता नहीं कब तक थिएटर खुलेगा, तो अब लोगों ने नए नए तरीके सोचने शुरू किए। तो अब ये आया कि भाई डिजिटल परफॉर्मेंसेस शुरू की जाएं, तो डिजिटल परफॉर्मेंसेस शुरू हुई, तो अब क्या हुआ कि जूम बन गया थिएटर आपका, या जो दुनिया भर के दूसरे ऐप हैं, यूट्यूब है, फेसबुक लाइव है, इंस्टाग्राम लाइव है, जूम है, तो ये दुनिया भर के जो ऐप हैं, तो जूम बिकम्स द थिएटर। नाउ पीपल कम इनटू द जूम ऐप, and then there is a bench of people, there's a row of people who are audiences who do not have those powers as, let's say, the moderator have or the performer have, the performer has. So now these people have more power. They have the power to regulate the show, they have the power to put themselves on spotlight, whereas the other audience members do not have those controls in the app. So we kind of started simulating and replicating the real world inside a Zoom world. And मजा then नहीं क्या आता, हुआ, लेकिन मजा नहीं वो आता वो बिल्कुल। वो एज अ तो मैंने भी परफॉर्मर, कहा। एज अ परफॉर्मर बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ, वो तो मैंने भी कहा, मुझसे इंटरव्यू में पूछा तो मैंने कहा भाई मैंने जूम परफॉर्मेंसेस दी, डिजिटल परफॉर्मेंसेस दी, बट भाई वो मजा नहीं आया जो लाइव ह्यूमन इमीडिएसी का होता है। बट आई एम सेइंग दैट पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग न्यूअर वेज of dealing with performances. And the other thing that opened up was that people became aware about the potential of digital performance. कि भाई अब देखिए, अब जब तक हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे वो तो महदूद है ना, आप अपने शहर में ही कर सकते हैं, उसी थिएटर में कर सकते हैं, तो उसी शहर के लोग और उसी मोहल्ले के लोग आके देख सकते हैं। और अगर आपका नाटक कहीं और किसी को देखना है तो वो भाई आप जाएं अपना नाटक लेके उसके शहर में। लेकिन लोगों को डिजिटल परफॉर्मेंसेस में ये चीज समझ में आई, सडनली इट ओपन द वर्ल्ड फॉर देम, that now our performances can be transmitted across time zones and across countries and people can watch us everywhere. So that is one thing, people open to the potential of what a digital performance can do. And I think when post lockdown, when post covid, when we will go in a post covid world, there will be a hybrid situation where stage performances will be also happening, but I won't be surprised if people use technology which is used for live telecast of sports, where you use multiple camera setup and online editing, and you can also transmit live performances to people who can watch it on their televisions or on their laptops sitting across the world. Because I think people have opened to this potential of what digital performances can do. So I think there would be a situation where we will have hybrid kind of performances happening, part offline, which is in real life, and part online, where people are seeing a direct transmission done in a technically sophisticated way, where there are camera shifts happening and there is online editing happening, and people can feel a certain immediacy of the performance without sitting in the theater. So I think ये चीज शायद हो। सर एक जरा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। अभी एक दो पॉडकास्ट पहले नताशा भी आई हुई थी, बोथ ऑफ अस स्टार्टेड डूइंग थिएटर जब हम टीनेजर्स थे। तो अब जब मैं देखता हूँ पिछले कोई 10-15 साल, तो हम दोनों को एक फील आ रही थी। Which Natasha are you referring to? नताशा और मेरा एजाज एक कराची में, सॉरी इस्लामाबाद में होती हैं, बट पाकिस्तान में हैं, बड़ी अच्छी Okay. एक्ट्रेस है। जी। तो हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें लगता है ना हमने अपने हॉर्क्रक्सेस, अपने थोड़े सोल्स के हिस्से इधर उधर डाल दिए हैं। एंड आजकल ये मैंने कोविड में ज़रा कोशिश की कि वापस इनको रिचार्ज करने के लिए वापस अपने हिस्से ज़रा जमा करके अपने आप को बनाऊं। डू यू फील लाइक बिकॉज यू केम टू थिएटर एंड परफॉर्मेंस अ लिटिल लेटर इन लाइफ, तो आपको पता था आप कौन हैं, तो आप ये करना क्या चाहते हैं वो बेहतर फैसला कर सकते थे? एंड is it easier for you to become other people than come back to being who you are because you lived a longer life as who you are before you got into performances? भाई आदमी खुद क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इसकी तो मुसलसल जद्दोजहद है, आदमी ढूंढ ही रहा है अपने आप को। और वो आदमी जो एक्टर है उसके लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो मुखौटे बदल रहा होता है हर वक्त। तो ये सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि मैं क्या हूँ,
लेकिन होता क्या है कि आपको एक आध एंकर्स मिल जाते हैं जिंदगी में, एक आध रस्सी आपके हाथ में आ जाती है जो आपको डगमगाने नहीं देती है। आप उस रस्सी को पकड़ पकड़ के उसके सहारे जो है आप अपनी जिंदगी की जर्नी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक ठहराव है जिंदगी में वो थोड़ा सा एक आ जाता है जब आप उम्र और तजर्बे के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इन सम सेंस, if not a definite idea of who you are and what you are, there are certain things that you start aligning with and you start understanding that, okay, this is perhaps the core of who I am. This is perhaps, these are the basic minimal things which kind of define us. And I think one of the most important things in that is that one has to understand what is that thing that keeps my integrity intact. How is my integrity being intact? How do I do things consistently? I stick to my words consistently. I deliver things consistently. That a certain amount of credibility gets established. And once that credibility gets established, once that integrity gets established, that remains intact. तो आई थिंक ये एक लर्निंग धीरे धीरे उम्र के साथ आदमी को आने लग जाती है कि अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश करे और फिर उसको कैसे महफूज रखे, इंटैक्ट रखे। दूसरी चीज ये है कि आदमी का दिमाग बहुत एक शातिर चीज है। वो उसका जो लिमिटलेस है वो क्या कर सकता है अपने साथ और दूसरों के साथ। तो it is not difficult to understand that when I'm playing something, no matter how much I am in the character, no matter how deep a dive I have in that character, there is a sense, there is an understanding that this is not me. And that doesn't get spill over when I step off the stage or I step off the camera. When I step off the camera, when I step off the stage, I realize that I am this person and I come back to what my normal self is. I don't think I get messed up in my head. Yes, there are certain characters that was in मेरी किसी से बात हो रही थी, and I said when I played Sudhakar Mishra's role in Taj Mahal 1989, and the kind of character, the Zen kind of character he is, who can so easily spout philosophy and deep meaningful things without thinking twice about them, and yet be very zen-like and calm about the situation of his own life. I was pretty influenced by that character. I would love to live my life where I'm a very zen-like character, where I can say deep intellectual things without giving two thoughts about it, and I'm able to make an impact with my presence to people. तो कभी कभी कुछ किरदार आपको मिल जाते हैं, जैसे मीर अक्सम मैंने जब फिल्म की और उसमें जो बाप का किरदार मैं कर रहा हूँ कि someone who's willing to stand up for her daughter even in the face of adversity. तो कभी कभी कुछ इस तरह के किरदार मिलते हैं जो आपको आपको आप मुतासर होते हैं उनसे, आप पे वो असर छोड़ जाते हैं। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ये किरदार है और ये मैं हूँ, और आप उस किरदार से बाहर आ जाते हैं जब आपका काम खत्म हो जाता है। सर ये मेथड एक्टिंग का लफ्ज़ तो क्लीशे बन गया है, लोग उसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि शायद उसका जो ओरिजिनल मायने है या मतलब है वो ख़त्म ही हो चुका है। एक उसकी एक एक्सट्रीम है कि समझें डैनियल डे लुइस हैं जो शायद कहते हैं कि मुझे डैनियल भी ना बोला जाए, लिंकन ही बोला जाए, बट इवन अगर आप स्टैनिस्लावस्की पढ़ें तो थोड़ा एक अंदाज़ा होता है कि यू फाइंड द कैरेक्टर राइट, कि हैमलेट 10,000 दफ़ा हो और 10,000 दफ़ा इंटरेस्टिंग हो, वो इसी वजह से हो सकता है कि जो एक्टर हैमलेट प्ले कर रहा है ही ब्रिंग्स समथिंग टू द रोल। तो आपका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है? आई मीन आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी बट यू वर्क विद बैरी जॉन हु इज अ लेजेंड, तो आपका खुद का प्रोसेस क्या है? हाँ, ये बात सही है। आई डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग एज एन एक्टर। आई डिड नॉट गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और टू फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे। और मेरा अ, मेरा जो मेजर पोर्शन था लाइफ का, जो जवानी का, वो इट वाज नॉट इन परसूट ऑफ आर्ट्स और एक्टिंग और एनीथिंग। आई मीन आई ट्रेन एज एन इकोनॉमिस्ट एंड आई वर्कड इन बैंक्स फॉर 5.5 years. तो इसलिए आपने लिटरली आई अंदर से स्टार्ट। रियलाइज किया कि ये जो पावरफुल लोग होते हैं ये क्या करते हैं इसलिए आपने बोला इनके साथ नहीं खड़ा होना मैंने So it was literally, I was in my early 30s when I decided that I want to be an actor. So it was a late kind of realization that what I want to do in my life. एक काफी एक मुद्दत के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं ये चीज अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ। इसमें जरा मुझे ज्यादा लुत्फ आ रहा है, इसमें मेरा दिल लगता है, इसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मैं उसकी तरफ माइल हुआ, फिर मैंने इस्तीफा दिया, नौकरी छोड़ी और मैं उसकी तरफ गया। लेकिन जो आपका जो सवाल है
कि क्योंकि मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली तो मुझे अक्सर आई डोंट हैव दैट jargon, I don't have that process which possibly a trained actor at Napa or you or somebody else would have gone through, because I did not have a rigorous classroom teaching about what theater is, what theater's history is, what acting is, and what are the various processes of acting. I read things by my own later. And most of what I learned either through observation or being an actor under a director who was very successful and very accomplished, and who had this knowledge and this sensibility to train actors and to give actors a kind of an idea as to what good acting is all about. I kind of, the process that I defined for myself, or which I follow, and now when I direct plays and when I tell actors, I more or less think I call it an immersive school of acting, where when I'm acting on a film project or when I'm acting in a theater project, I normally tell my directors that please do not expect anything to come out of me in the first few days. Mm. I take long to hatch. I'm a late bloomer. I take long time to hatch. For me, the process is more dive, absorb, immerse before I come out. And that is a long process for me. So I said that you will have to bear with me for a good amount of time in rehearsals, that you would not be seeing the results that you want from me as an actor. You would not see me giving you any inputs as an actor for a long time. And what I would want from you is that please give me as much information, as many references as you want. So I try diving into the world of the character. And I'm not just interested in my character. I'm interested in that milieu. I'm interested in that section of society. I'm interested in that world. I'm interested what has brought this world to where it stands. I'm interested in its history. I'm interested in its sociology. I'm interested in its demography. I'm interested in all these things. और मैं पढ़ रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, मैं सुन रहा होता हूँ, मैं तजर्बा कर रहा होता हूँ. अक्सर मैं ऐसी जगहों पे जाता भी हूँ जहाँ पे वो किरदार हैं, तो और मैं स्टडी भी कर रहा होता हूँ. तो इट्स नॉट लाइक अ मेथड एक्टर वुड डू. A method actor possibly would focus more on the character. I'm not focusing on that character. When I'm there in that world, I'm looking at that world in totality. I want to absorb that world, and not just my own character. I'm looking more at that world and that context, because the character is not out of the milieu that the character is operating in. तो अब मेरा वो मिसाल ये है कि जब आप दुपट्टे पे रंग चढ़ाते हैं, तो आपने एक सफ़ेद दुपट्टा लिया और उसको आपने रंगीन पानी की बाल्टी में डुबो दिया, और आपको उस पानी की बाल्टी में उस दुपट्टे को काफ़ी अरसे तक रखना होता है अगर आप उस पर एक पक्का रंग चढ़ाना चाहते हैं. अगर आपने दुपट्टे को डुबाया और फौरन अगर बाहर निकाल दिया, तो वो बदरंग होगा, या उसके ऊपर पैचेस होंगे रंग के, या कहीं कहीं आपको रंग झलकेगा, तो वो एक अनइवन लेयरिंग होगी. But when you immerse the piece of cloth for a longer period of time, enough for the cloth to absorb all the color that is there in that bucket, and when you pull it out now you do not see that piece of cloth or dupatta as a white dupatta. फिर वो अगर सुर्ख है तो वो सुर्ख है, वो सब्ज है तो सब्ज है, वो पीला है तो पीला है, वो आपको वो रंग नजर आने लग जाता है. तो मेरा प्रोसेस यही होता है कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड दैट आई हैव टू पोर्ट्रे. And in my head, as I read more, as I study more, as I understand more, an amorphous shape of the character starts forming in my head. And as that amorphous shape starts forming and I keep engaging with the text, I keep reading my dialogue, I keep reading the script, slowly the chiseling starts happening. और वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसको तराशता जाता हूँ, तराशते तराशते मैं उसके अंदर वो सुर ढूंढ रहा हूँ. वो सुर जो मुझे मिल जाएगा तो उसकी तस्वीर मेरे सामने निखर के आ जाएगी. और वो तराशते रिहर्सल आफ्टर रिहर्सल, रीडिंग आफ्टर रीडिंग, in conversation with director, in conversation with writer, in trying to understand as to what exactly their objective is, what is it that they are envisaging, वो कहीं टक से एक दिन सुर लगता है. और वो जब सुर लग जाता है तो उसके बाद फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो सुर मिला आपको, फिर वो आप किरदार बन जाते हैं, और फिर मैं ऑन ऑफ पे काम कर सकता हूँ. आप कहेंगे वो किरदार बन जाओ, मैं वो किरदार बन जाऊंगा. आप कहो ऑफ, तो मैं ऑफ हो जाऊंगा. लेकिन वो जब तक मैं वहां पहुंचता नहीं हूं, मुझे बहुत दिक्कत होगी. अगर उससे पहले आपने मुझे एक्टिंग करने को कर दिया, तो मैं लड़खड़ाता रहूंगा, मैं डगमगाता रहूंगा. तो ये एक मेरा प्रोसेस है which takes a little more, which takes a longer time than usual, but it has paid so far. It has worked so far. I do not think I'm at any disadvantage from my friends and my peers who are there, who are doing as good as me or even better than me, and who have been trained from formal institutions.
हमें नहीं लगता कि हम कहीं किसी हालत में कुछ कमतर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इट इज़ अ लॉन्ग लर्निंग कर्व, इट हैज़ बीन अ लेंदी प्रोसेस, it is still a discovery, it is still a journey that I'm on, I'm still finding shades in it, but it has been very helpful in trying to understand how my characters are and how do I portray them on stage or on screen, and why abandon a good thing. नहीं सर, जिन डायरेक्टर के साथ आप काम कर चुके हैं वो फॉर्मल ट्रेनिंग से कम नहीं है। आई थिंक वैसे ही आपको डिग्रीज दे देनी चाहिए, क्योंकि यू अर्न दैट। एंड जो आपका प्रोसेस है वो बिल्कुल सही करते हैं आप। वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो रहा होता है, कमर्शियल इतना ज़्यादा हो रहा होता है, स्पेशली पाकिस्तान में भी टीवी इंडस्ट्री में या कुछ जो पॉपुलर फिल्में मैं बॉलीवुड की भी देखता हूँ, एक्टर्स ने जिस तरह मैकेनिक नहीं होता कि यार स्क्रू कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पाना है, अपने दिमाग में 10-15 पाने बनाए हुए हैं कि क्या करना है, कॉमेडी करनी है, टक वो कॉमेडी वाला पाना आ गया। क्या करना है, रोना है, टक वो रोने वाला पाना आ गया। जबकि सबसे बुरे डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आपको इस तरह की डायरेक्शन दे, इस सीन में रोना है, क्यों रोना है भाई, क्या हो क्या रहा है। द इमोशन कैन नॉट डिक्टेट, द इमोशन विल कम आउट ऑफ इट। वो आपने पानी की मिसाल अच्छी दी है। और देखिए क्या है कि एक्टर की लाइफ में जो सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हर मुल्क की बात है। जो एक्टर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं। देयर इज नो सेफ्टी नेट दैट वी हैव, there is no pension, there is no provident fund, there is no infrastructure in our society, especially in our kind of subcontinent society। भाई कल अगर हम बीमार पड़ गए तो सरकारी अस्पताल जाएंगे, सरकारी अस्पताल में तो जो बचने की आपकी अलामत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो और मर जाएंगे आप। नहीं निकलना था जनाजा और निकल जाएगा आपका जनाजा। तो ये क्योंकि सेफ्टी नेट्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ नहीं है, तो एक्टर्स जो हैं वो एक एक बहुत ही कंसर्न्ड और एक बहुत ही एंग्जाइटी प्रोन शय होते हैं। उनको ये डर रहता है कि भाई अगर काम नहीं मिला तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा, या हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर एज ओल्ड के लिए हमें बचा के रखना है। एंड दैट एंग्जाइटी, दैट इनसिक्योरिटी ऑफन ड्राइव्स अस टू टेक अप मीडियोकर वर्क, take up work beyond our capability, or to commit ourselves to a lot of work, which kind of constrains our creativity, yes, which reduces our creativity, because obviously आपकी बैंडविड्थ तो दिमाग की एक लिमिटेड है ना, आप उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्रिएटिविटी। इतने बड़े हरफन मौला तो नहीं है हम कि वो इधर स्टेज से कूद के उधर स्टेज पे पहुंचे तो फौरन हम चमक के कुछ और बन गए। तो ये इससे ये होता है कि एक्टर की जो क्रिएटिविटी वो लिमिटेड हो जाती है। अब सवाल जो आपको ये पूछना है कि हाउ मच मनी इज इनफ फॉर यू, हाउ मच सोशल सिक्योरिटी यू वांट, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए वो कम पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये एक सवाल एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वेयर इज इट दैट यू स्टॉप, वेयर इज इट दैट यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन मनी, गुड लाइफ, वेल बीइंग, योर फ्यूचर, योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड योर क्रिएटिविटी। तो मेरा ये उसूल है कि मुझे काम में ज़्यादा दिलचस्पी है, और मेरा ये एक बेंचमार्क है कि भाई मैंने नौकरी बैंक की इसीलिए छोड़ी थी कि मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। तो जब मुझे वो नौकरी छोड़ के और वो करियर त्याग के जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता था, मैं फिर वही काम करने लग जाऊं जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने क्यों छोड़ा था वो। उसमें तो भाई विजिटिंग कार्ड भी था, पोजीशन भी थी, गाड़ी भी थी, वो ग्लास बिल्डिंग में हाई राइज में पिन स्ट्राइप सूट पहन के बैठते भी थे, अपने आप को ये झूठा यकीन भी दिलाते थे कि ये न्यूयॉर्क टाइप लग रहा है थोड़ा सा। तो वो सब छोड़ के आप फिर वही काम कर रहे हैं गधा मजदूरी वाला, जिसके अंदर आपको कोई तसल्ली नहीं, कोई खुशी नहीं, तो क्या मतलब है। तो ये जब मैंने पैमाना बनाया तो ये मुझको समझ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गधा मजदूरी वाला काम नहीं किया है, कभी कभी आदमी फंस जाता है, कभी कभी आदमी के की मुश्किलात आ जाती हैं, बट ज़्यादातर उमूमन मेरा यही जो है एक मेरी कोशिश रहती है कि काम ऐसा उठाया जाए जिसके अंदर थोड़ा लुत्फ आए, जिसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिले, जिसमें आप कुछ जौहर दिखा सकें अपने, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें कि जहां ऑडियंस जो देख रही है उसको तसल्ली मिले, उन वो एनरिच हो जाए। तो अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखेंगे या आप जाके देखेंगे कि मैंने किस तरह का काम किया है, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। जिस तरह की शोहरत मुझे मिल जाती है मैं उसका हकदार नहीं हूँ, मैंने उस तरह का खांची पर काम नहीं किया है। मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है, मुश्किल से 20-25 फिल्में की होंगी, मुश्किल से 50 कुछ नाटक किए होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने जो है वो
एक मुसलसल कोशिश करिए एक क्वालिटी काम करने की, एक बेंचमार्क क्रिएट करने की, तो मुझे उससे लगता है कि थोड़ा मुझे उससे फ़ायदा मिल जाता है कि पीपल एसोसिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिटी, पीपल एसोसिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ डिलीवरेबल फ्रॉम मी। एंड खतना पेशानी से बहुत मैं इस बात का मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि लोग इस तरह का मुझे आर्टिस्ट समझते हैं, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह का काम करता रहूँ। सर आपने तो फिर भी 20-25 फिल्में कर ली हैं। कुछ स्टार्स हैं जिन्होंने सेम फिल्म 50 टाइम्स कर ली है। कहने को तो वो 50 फिल्म है, लेकिन अगर आप देखें तो वो सेम फिल्म है, बस 50 दफ़ा अलग नामों से आ चुकी है। मैं आपकी जर्नी में आना चाहूँगा, बट मुझे एक एक्टिंग प्रोसेस पे छोटा सा सवाल था, एंड आई थिंक आई ऑल्सो स्ट्रगल विद दैट, बिकॉज आप पढ़ रहे होते हैं, आपने जहन में हो रहे होते हैं, एंड अगेन पीपल मिस यूज मेथड एक्टिंग अ लॉट। स्टैनिस्लावस्की भी ये कहते हैं कि भैया आप जहन में आए, बॉडी खुद फॉलो करेगी। डू यू स्ट्रगल एट ऑल विद दैट ब्रेन बॉडी डिस्कनेक्शन, या वो नेचुरली हो जाता है कि अगर आप अपने जहन में इतना ज़्यादा हैं और सोच रहे हैं, do you then, are you conscious of what you're thinking when you're embodying that? और once you go कि यार जब मैं रिहर्सल में अपनी बॉडी में आता हूँ, तब मैं वो जो वर्ल्ड और वो सब सोच रहा होता हूँ उसको बाहर रखता हूँ, एंड आई एम लाइक द बॉडी विल डू व्हाट इट विल डू? या डू यू स्टिल स्ट्रगल के कॉन्शियसली ये मैंने क्यों किया, इस पे नोट ले लूं? दैट बॉडी माइंड कनेक्शन, डू यू स्ट्रगल विद दैट और इज दैट नेचुरल? अब देखिए, जो बहुत ज़रूरी बात है, which as an actor one must focus on, and which I am constantly struggling when I am telling my actors as a director, is that one of the things that I've figured out and one of the things that I've observed, that people are very shy of their feelings. People feel vulnerable to confront their feelings. People feel very vulnerable to go where their feelings are, and most of the time I've seen people are more in the process of intellectualizing things. Yeah, it's a I defense see that. mechanism. I see that a lot with my actors, कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आपकी बॉडी के अंदर उतरना है। जब आप स्टेज पे जाएंगे, आपका डायलॉग ये कह रहा है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है ना, आपको शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां पे आपका इमोशन है फ्रस्ट्रेशन का, हेल्पलेसनेस का, पावरलेसनेस का, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ पावर टू असर्ट एंड टू डिनाई दिस मैरिज। ऑल यू कैन डू इज डू अ फीबल प्रोटेस्ट, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। लेकिन वो जो आपके आसपास लोग हैं, दे आर पावरफुल इनफ, you know that they will eventually make you wed this guy and you will have to wed this person. The only thing you can do is that you can protest. Now when you're protesting, what is the emotion that would be there when you're saying this dialogue? The emotion will be of helplessness, the emotion will be of frustration, the emotion will be of anger. But when you are on stage and when you are performing this scene, you can't stop the performance and say मैं इससे शादी नहीं करूंगी। सुनिए, मैं फ्रस्ट्रेशन, एंगर और हेल्पलेसनेस के साथ ये बात कह रहा हूं। हाँ, आप ऑडियंस को पॉज करके ग्लॉस नहीं कर सकते ना। अब आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या पेश करना है? आपका जाहिरी डायलॉग जो है वो है मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूं। ये आपका जाहिरी डायलॉग है। दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट विल मैनिफेस्ट ऑन स्टेज। बट इन योर बॉडी, व्हाट डू यू हैव टू जनरेट? व्हाट डू यू वांट टू जनरेट इन योर बॉडी? In your body you have to generate frustration, in your body you have to generate anger, in your body you have to generate helplessness. How do you generate that? जी सर, आप मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम रियली सॉरी। आप जहन और बॉडी की जो बात कर रहे थे कि आप एक्टर्स को टिप्स देते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअलाइज ना करो, करना तो तुमने बॉडी में दिखाना है। Right. So now the thing that I was trying to explain to you was that now the dialogue which is there on the stage is that I am not going to marry this man. That is what the audience will see. They will see the actor speaking this dialogue. I do not want to marry this man.
But this character who's speaking this dialogue is in a situation where she cannot negotiate her wedding, her matrimony. She can only protest, but eventually, if she will be forced to marry, she will have to marry. Now, in that scenario, your expressive dialogue, your outwardly expression is a dialogue which says, I do not want to marry this man. But what is your internal working in that? What are the internal emotions? What is the gamut of emotions that you are feeling in this? You're feeling frustration, you're feeling anger, you're feeling helplessness, you're feeling powerlessness. That is all that you're feeling inside. You cannot stop the performance and tell people that, look, I'm going to say this dialogue and I'm feeling these emotions inside. You do not have this liberty. So you will have to find a way of triggering something inside which will trigger these emotions in you, which will be there manifested in your voice, in your body language when you are saying this dialogue. Am I correct or not? Yes. So the important part here becomes, when do people feel frustrated, angry, powerless, and helpless? They feel that when they feel violated, when they feel an injustice has been done with them. And the feeling of injustice which arises, which gives birth to these emotions, is when you see that there is no recourse to my injustice. No matter whoever I appeal to, no matter what I say, I will not get justice. So when you feel violated, when you realize that your violation will not get a recourse, does not have a recourse, you will not get justice, it would automatically trigger emotions like helplessness, powerlessness, frustration, and anger inside you. The moment the actor understands this, that I'm violated, I'm being violated, and there is no recourse to it, automatically it would trigger these things in them. So basically, as an actor, what you have to do is you have to find the same triggers in your body which the character will have when they get triggered with these situations. So the triggers of the characters and the triggers of the actor becomes same. You align your triggers with the character's triggers. And if the character gets triggered and will come out with these expressions, then automatically your triggers will also come out with these expressions. And then it does not become acting anymore. So it is really about deconstructing the text to a very physical and visceral level. That ये तो text मुझे कह रहा है, ये dialogue है मेरा, लेकिन डायलॉग तक पहुंचने में और डायलॉग का मुजाहरा करने में मुझे इन इमोशंस, इन जज्बात का मुजाहरा करना है, और इन जज्बात का मुजाहरा मुझे नॉन वर्बली करना है. वो जो माहौल है डायलॉग का, जो रंगत है उस सीन की, वो रंग आपके चेहरे पे आ जाना चाहिए. और वो रंग आपके चेहरे पे तब आएगा जब आप वही घोल के पी रहे हैं जो वो माहौल है. ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह अगर आप पेप्सी पियेंगे तो डकार खुद आएगी. अगर आप डकार मारने की एक्टिंग करेंगे कि यार बस मैंने डकार मारनी, मैंने एक्टिंग करनी ही करनी है, वो आ रही हो या ना आ रही हो, तो वो फेक ही लगेगा. जो हम बातें कर रहे हैं शायद थोड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन सिंपल लफ्जों में लोग कहते हैं जी बिलीवेबल नहीं लग रहा था. ये तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट में ना आप देख के यूर लाइक यार बिलीव नहीं कर रहा मैं इसको. वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो इमोशन प्ले कर रहा है विदाउट, जिसकी ट्रिगर आपने कहा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, उस ट्रिगर, उस एम्बॉडीमेंट, उस विसरल इंटेलेक्चुअलाइजेशन घोल के पीने, उसके बगैर आप सिर्फ सिर्फ डकार पे फोकस करें तो वो बिलीवेबिलिटी नहीं आती है उस किरदार में. सर आपने अभी जिक्र किया था कि बड़ी आपने नौकरी छोड़कर एक्टिंग में आए. मेरी बड़ा ये फलसफा था कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें. इसलिए मैं, लोग जो कहते हैं हमारा पैशन है, हम लाइक ऐसे कह रहे हैं पैशन वैशन है, नौकरी वोकरी आप अकाउंटेंट की करते हैं, आपका पैशन है एक्टिंग करना, अगर है तो छोड़ो और फिर ये काम करो. बट रिसेंटली मैंने कुछ ताबिश को मैं सुन रहा था, उस स्टैंड अप कॉमेडियन हियर, उसने बोला कि उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि ही कैन डू द काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ही फील्स कि मेरे पास एक नौकरी है तो मुझे एक फ्रीडम मिल जाता है. डू यू फील लाइक कि क्योंकि आप कर रहे तो फुल टाइम है बट एक बैकअप है कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो घर तो चल जाएगा, you feel you get some freedom in doing the work that you want to do because you have that backup plan?
कि क्या है कि अब मैं आपको बताऊं, ये जो आपने सवाल किया है कि किसी भी काम को उसके कमाल तक पहुंचाने के लिए आपको जो है वो ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए अपने आप को कि देयर इज एन एग्जिट रूट. इफ देयर इज एन एग्जिट रूट यू विल यूज द एग्जिट रूट. चेकॉफ कहते हैं अगर पहले एक्ट में पिस्तौल दिखाई दी है तो वो आखिरी एक्ट में आएगी, क्लाइमेक्स में. इफ यू हैव सीन अ गन on stage in the first act, it is bound to reappear in the climax. Constantine will shoot himself from it. तो जब वो I mean when that Muslim invader, जब वो स्पेन में जब उसके जहाज उतरे, कश्तियां जला दी. उसने बोला भी कश्ती जला दो. Because when you will burn your ships, there is no exit route now. The only way you can go forward is to go forward in Spain and in Europe. You cannot now go back on your ships and sail away. So when I decided to resign from my bank to be an actor, I was under no misconception or under no illusion that I have an exit route and I can go back to my job. That route was shut the day I decided I want to be an actor. So even in my harshest and hardest time, when I was down, when I was in penury, that option did not exist. Because ये मुझे भरोसा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और हर एक्टर यूनिक है. जो मैं टेबल पे चीज ला रहा हूँ वो कोई और एक्टर नहीं ला सकता है. वो लाएगा वो उसकी चीज होगी. What my body, what my physicality, what my voice, what my sensibility, what my understanding, what my ground, what my training, what my rigorous application brings on table is unique to me. It has come after a certain year of existence and after a certain lifetime of engaging with life. That is an irreplaceable experience. So I never had this doubt that there is an exit route. और दो नाव में आप सवार रहेंगे तो किसी वक्त आपको एक नाव पकड़नी पड़ेगी इवेंचुअली. आप मुसलसल दो नाव में पैर ऐसे पाट करके नहीं चल सकते. हाँ, वरना जो फटेगा वो आप सोच सकते हैं अगर दो पैर. हाँ, दो अलग अलग उसमें. हाँ. तो हमने भाई चुनी नहीं दूसरी नाव. हम साथ में एक नाव लेके चल ही नहीं रहे थे बांध के रस्सी से कि अगर ये डूबी तो इस पे कूद जाएंगे. हम तो उसी नाव में हैं, चाहे डूबे चाहे पार. डूब गए तो क्या मजाक है इसके अंदर. जो करना चाहा वो किया जिंदगी में. पार हो गए तो जो करना निकले तो वो कर लिया हमने. जीत तो हमारी दोनों तरह से है ना. डूबे तो अपनी मर्जी से जिए, पार हुए तो जो इरादा था वो मुकम्मल हो गया. सर यहाँ पे तो ये मसला है, लोग डुबाते भी तो हैं. एज समबडी हु इज अ थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, आप वोकल भी हुए हैं, आपने अपना संगीत अवार्ड भी वापस दिया है. तो हम दोनों के मुल्क में स्टेट थोड़ा कम कर रहा है आर्ट स्पेस. खुद डूबे तो ठीक है, खैर है, पर ये भी तो थोड़ा डर है ना कि लोग डुबाने के लिए भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं. हाँ, तो वो तो रहेगी. और अगर आप पाकिस्तान का, इफ यू लुक एट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, one of the reasons why satire and humor has done so well in Pakistan is that there was a lot of suppression happening. Yeah. Which gave, dark times, adverse times are the most profitable time for artists, are the best times for their creativity. भाई जब सब कुछ माहौल है, खुशगवार है, और आपको हर कोई हाथों हाथ ही ले रहा है, फिर क्या दुश्वारी है. दुश्वारी फिर कहाँ आई. आपको तो हर कोई हाथों हाथ उठा रहा है, आपको तो हर कोई सराह रहा है, कंधों पे लेके चल रहा है. तब क्या मसला है. मजा तो तब है कि जब आपको कोई उठने ना दे वहां से. हर कदम जो आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ, वो आपको रौंदने के लिए आ रहा है. तो फिर आप वहां पे खड़े होकर अगर अपनी बात कह रहे हैं तो उस बात का थोड़ा लुत्फ अलग है. तो आई डोंट थिंक
An artist must be concerned about adversity. I think one An of the artist hardest things to do. artists must be creative enough to find ways to express themselves, even in most adverse situations. I think principally issues पे तो लोग बात कर ही देते हैं. I think सबसे मुश्किल होता है कि अगर somebody you know and then you stand up for what's right over a friend. आपको जो अवार्ड का हमने जिक्र किया जिसके साथ वो अवार्ड मिला था, आपने उनके अगेंस्ट टेस्टिफाई किया है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्विटेड. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर केस, बट the issue itself has now become so complicated, right? I think the discussion थोड़ा dissipate हो गया है कि जो हमें एक दफ़ा लग रहा था बहुत पाकिस्तान एंड इंडिया में कि मीटू पर कुछ होगा, कि अगर हार्वी वाइनस्टीन के साथ वहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी कुछ होगा. बट सिस्टम्स इतने इंट्रेंच्ड हैं, पेट्रियार्की इतनी इंट्रेंच्ड है कि वो शायद उतना हमने सर्वाइवर्स को एम्बोल्डन या स्ट्रेंथन नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था. Do you feel like that the industry as a whole need to show a lot more allyship than they have? I think so. And not just the industry. In spite of all the woke conversations and assertments and statements you hear from people, we still live in a very patriarchal society, and we still live in a very a woman hostile kind of a society. So I think the allyship needs to be more. I think there has to be more disclosures. I think there has to be more systemic reformation happening, where we can create societies where these are not woke statements that get published here and there, but systematically we create a systemic reformation. We infuse systemic reformations where our institutions become gender friendly, where our cultural and community setups become gender friendly. Why must gender be of any concern to anybody? If it's a pilot, it's a pilot. If it's a doctor, it's a doctor. How important is it that somebody has a male gender or a female gender? तो जेंडर की का एक अपना रंग है और उसकी एक लज्जत है. और ये वो मौका था जहां मेरे इंटरनेट ने दोबारा धोखा दे दिया. वैसे तो मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूँ, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हूँ नहीं. आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू कि 2 दफ़ा मेरे इंटरनेट के इश्यूज हुए हैं. एक दफ़ा पहले संजय रजोड़ा के साथ, इस दफ़ा दानिश हुसैन के साथ. तो जब मैं इंडिया के साथ पॉडकास्ट करता हूँ इंटरनेट बंद हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग it happens because I'm doing a podcast with an Indian, but I'm also not saying it doesn't happen just because doing a podcast with an Indian. But yeah, that was the podcast. Sorry, abrupt end का. इंटरनेट कुछ कर नहीं सकते. let me know अगर आपको पसंद आया तो हम दानिश साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उनके पास फिर वक्त हुआ तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी. Thank you so much for listening. Take care. Bye bye.